आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टूवर्ड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कैसे है हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। पहले तो जो ग्रुप 15 के जितने भी मेंबर्स हैं जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे, वो जो कंपाउंड क्रिएट करेंगे उसको हम लिखेंगे MH3 से। ठीक है, जितने भी ग्रुप 15 के मेंबर्स हैं, नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने पर MH3 कंपाउंड क्रिएट करेंगे। ठीक है, MH3 कैसे, जैसे, और इनका नाम होगा हाइड्राइड्स। इसको बोलेंगे हम हाइड्राइड्स। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, अमोनिया, जिसको लिखते हैं NH3। अगर फॉस्फोरस हाइड्रोजन से होगा कंबाइन तो वो बनाएगा फॉस्फीन, मीन्स PH3। अगर आर्सेनिक हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो वो बनाएगा आर्साइन। ठीक है, ASH3। अगर इसी तरह से स्टेबिन, SbH3। और लास्ट में बिस्मिथ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वो बनाएगा बिस्मिथिन। ठीक है, पहले तो ये चीज़ हो गई कि जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं, जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, वो सारे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने पर जनरली NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, मीन जनरली जिसको लिख सकता हूँ MH3, इस तरह के कंपाउंड्स क्रिएट करेंगे। अब हमने इस चीज़ में, इस टॉपिक में ये स्टडी करना है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं MH3 जो जनरल कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले जैसे हम देखेंगे इनके स्ट्रक्चर। सबसे पहला टॉपिक क्या आएगा कि इनका स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ MH3। ठीक है, किसी भी हाइड्राइड का अगर एक का स्ट्रक्चर देख लिया, इसका मतलब बाकी सभी का भी हो गया, क्योंकि स्ट्रक्चर बेसिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या आएगा थोड़ा बहुत, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इन चीज़ का। ठीक है, इसलिए मैं जनरली MH3 का स्ट्रक्चर देखने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, किसकी, अमोनिया की। ठीक है, क्योंकि अमोनिया भी एक क्या है, हमारा MH3 ही एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैंने इसको स्टडी करना है तो मैं इनमें से कोई भी एक का स्ट्रक्चर देख लूँ तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ, अमोनिया को। अमोनिया की बात करें तो सबसे पहले अमोनिया के अंदर अमोनिया का एटॉमिक नंबर, अमोनिया में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक है, इसका मतलब मेरे को 7 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। ठीक है, इस तरह से इसके आगे ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अगर किसी भी एलिमेंट के हमने कॉन्फ़िगरेशन से उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को। अब हमें पता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं या पेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें आएगा s ऑर्बिटल, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। देन आएगा px, ये रहा px ऑर्बिटल। ठीक है, ये s वाला जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, px वाला जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर देन आ जाएगा py वाला, अगेन जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट में pz जिसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और अगर अब इनको कंबाइन करना है तो कंबाइन करेंगे, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन यूज़ होगी, S और P3, मीन्स हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अब इसमें आएगी sp3
हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जब इन तीनों को चारों को मिक्स करेंगे तो सेम एनर्जी वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे इस तरह से, पहले s वाले के, फिर देन px वाले का जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से pz वाले का, py वाले का और pz वाले का, ठीक है। आप इनमें डिफरेंस कर सकते हो बट इनमें डिफरेंस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इन सभी की एनर्जी सेम है, इन सभी का स्ट्रक्चर सिमिलर है, ठीक है, इसलिए इनको डिफरेंट नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब इनको अगर अरेंज करें किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द VSEPR थियोरी, ये थ्योरी के स्टेट करेगी कि इनको कैसे किस तरह से अरेंज किया जाए। सबसे पहले लोन पेयर वाला जो है इस तरह से ऊपर, इस तरह, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑलरेडी क्या है पेयर्ड, साइड में क्या आ जाएंगे ये 3, इस तरह से एक हो गया, ये हो गया दूसरे वाला और ये तीसरे वाला, ठीक है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का ये शो मैंने कर दिया, नाइट्रोजन का सेंट्रल मेटल एटम जो था। अब बात करेंगे साइड एटम्स की, मीन्स जो हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ठीक है, इसका मतलब उसका सिंपली क्या आएगा इस तरह से ये चीज़, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें एक लग जाएगा, पेड़ हो गया ये, इसमें एक लगेगा, ये भी पेड़, इसमें एक लगेगा और ये भी पेड़, ठीक है। अब इन तीनों को इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि नाइट्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दूसरे वाला और ये तीसरे वाला, ठीक है। इस तरह से इनकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई और इनमें जो बॉन्ड एंगल आएगा वो कितना आएगा 107.8 डिग्री, ठीक है। अगर एक्चुअल में देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 के केस में जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। बट इसमें ये क्या चीज़ है, इसमें ये चीज़ है लोन पेयर। लोन पेयर होने के कारण, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इसका जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा डिस्टॉर्टेड, ठीक है। ये एक डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है जिसका स्ट्रक्चर किस तरह से हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा पिरामिडल, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल बन जाएगा। इसका पहले जो एंगल जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 109.28 डिग्री, ठीक है। बट अब इसका स्ट्रक्चर जो में एंगल है वो बन जाएगा 107.8 डिग्री, ठीक है। ये किस कारण हुआ, ये हुआ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण, ठीक है। पहले जो इसका एंगल आना चाहिए था वो आना चाहिए था 109.28 डिग्री, बट अब क्या आ रहा है 107.28 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ हो गई इसमें। इसके बाद इसकी आएगी सेकंड प्रॉपर्टी कि बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये क्यों, ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉन्ड एंगल हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, कि जब जब नीचे जाएंगे हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में तब उनका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। जैसे एग्जांपल में बताऊं तो नाइट्रोजन के केस में जो बॉन्ड एंगल है वो बन रहा है 107.8 डिग्री। अगर मैं फॉस्फीन का बताऊं तो वो बनेगा मेरा 93.6 डिग्री। अगर मैं आर्सेनिक बात बताऊं, ठीक है, ASH3, उसमें बनेगा 91.8 डिग्री। इसी तरह से अगर मैं SbH3 का बनाऊं तो उसमें बनेगा 91.3 डिग्री और लास्ट में BiH3 का अगर मैं बनाऊं तो वो बनेगा मेरा 90 डिग्री। अब देखो लगातार, ठीक है, तकरीबन यहाँ से जहाँ तक जाते वक्त जो ये वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर रही है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर आने वक्त वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली सेम है, ठीक है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली सेम है, बट यहाँ पर वो क्या है बॉन्ड एंगल रैपिडली डिक्रीज कर रहे हैं,
इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये चीज़ मेन है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन, अगर मैं आपको दो में कंपेयर करूं उसी तरह से आगे वेरी करेगा। नाइट्रोजन के अंदर क्या है, इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है वो इस तरह से आएगा, फॉस्फीन का इस तरह से आएगा। अब हो क्या रहा है कि नाइट्रोजन हमें पता है कि फॉस्फीन से या फॉस्फोरस से क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब हो गया कि इसके केस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन की तरफ होंगे। अगर फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से फॉस्फोरस से दूर होंगे इस तरह से। ठीक है, अगर आगे आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक तो और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके केस में जो हाइड्रोजन एटम्स के जो और आर्सेनिक के जो इलेक्ट्रॉन है वो और ज़्यादा क्या होंगे, दूर होंगे आर्सेनिक एटम से। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके केस में ये जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करीब होने के कारण एक तो इन दोनों में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों में रिपल्शन भी बहुत ज़्यादा होगी, बट इसमें कॉन्फ़िगरेशन के कारण, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इनमें रिपल्शन कम होती जाएगी। ठीक है, इसमें हाईएस्ट होगी, इसमें थोड़ी सी कम होगी, इसमें और कम होगी, एंड सोन आगे जाते वक्त ये रिपल्शन क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब इसमें रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण ये क्या होंगे, ये दो बॉन्ड पेयर काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसके कारण इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, जो कि तकरीबन 107 अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा आ रहा है। इसके बाद इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, जो कि तकरीबन 93 के नियर अबाउट आ रहा है। अब इसमें बॉन्ड एंगल और कम होगा रिपल्शन के कारण। ठीक है, अब जैसे जैसे मूव करेंगे रिपल्शन कम होने के कारण उनमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होता जाएगा, जिससे कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली गोज ऑन डिक्रीजिंग। इस तरह से इसको स्टेट कर सकेंगे। अब आ जाएगा रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर क्या चीज़ है, अगर किसी बॉडी में से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करें तो उसके बोलते हैं, उसका क्या नेचर है, वो चीज़ अपनी ऑक्सीडेशन करेगी। ठीक है, और जो चीज़ ऑक्सीडेशन करती है उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब इन सभी एलिमेंट्स के अंदर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, अब इनमें ऐसे नीचे जाएं तो क्या होगा, नाइट्रोजन का साइज़ है काफ़ी ज़्यादा स्मॉलेस्ट। ठीक है, अगर नाइट्रोजन का साइज़ स्मॉल है तो उससे क्या होगा, स्मॉल साइज़ होने के कारण इसमें हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, हाइड्रोजन एटम समझ लीजिए कि नाइट्रोजन के काफ़ी करीब होगा। फॉस्फोरस का साइज़ नाइट्रोजन से बड़ा है, बड़ा साइज़ होने के कारण ये नाइट्रोजन एटम से मीन्स फॉस्फोरस एटम से हाइड्रोजन थोड़ा सा होगा दूर। आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक का साइज़ और बड़ा है, जिसके कारण ये जो हाइड्रोजन एटम है ये सेंटर से और दूर होगा। इसी तरह से अगर हम नीचे जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज होने के कारण, साइज़ इंक्रीज जिसके कारण डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एच, ठीक है, एम कोई भी जनरल एलिमेंट हाइड्रोजन से, वो डिस्टेंस क्या होता जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब कि नीचे जाते वक्त इसको बाहर निकालना, इस बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी है। अगर ईजी है तो ये हाइड्रोजन एटम जल्दी बाहर निकलेगा, तो जल्दी बाहर निकलेगा इसका मतलब जल्दी ऑक्सीडेशन हो गई। तो जितनी जल्दी ऑक्सीडेशन हो गई उसका मतलब उतना ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग नेचर। इस तरह से हम कह सकेंगे कि अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सनिन, स्टेबिन एंड बिस्मेथिन, इस तरह से मूव करते वक्त ये रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस तरह से रिड्यूसिंग करेक्टर जो है reducing character goes on
इंक्रीजिंग as we move down the group of नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं कि रिड्यूसिंग करेक्टर क्या हो रहा है, नीचे जाते वक्त इंक्रीज हो रहा है।